नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। आज यह कक्षा जो है हिंदी की है। हिंदी में भी अगर आप टीजीटी, पीजीटी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से दे रहे हैं या हायर का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी प्रकार का हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी देने जा रहे हैं या हायर का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है। इस क्लास में हम खास करके प्रमुख रूप से लगातार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, जिस पर लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। तो बैक ईयर के सारे प्रश्नों को और अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। केवल प्रश्न, उसके ऑप्शन और विकल्प के साथ साथ उसके उत्तर पर विचार करेंगे। तो दोस्तों, एक तरीके से अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो ये क्विक रिवीजन कक्षा है। जल्दी से आप किस प्रकार से ज्यादा प्रश्नों को अपने सामने से गुजार सकते हैं, अपनी नजर के सामने से देख सकते हैं, तो इसी पर यह कक्षा प्रारंभ की जा रही है। इस तरह की क्लास रेगुलर आपको मिलेगी। हिंदी की रोज एक क्लास मिलेगी। छोटी क्लास होगी जिससे आप 25 से 30 प्रश्न डेली में चर्चा में लाऊंगा, जिससे आप एग्जाम से पहले हजारों प्रश्नों पर नजर डाल सकें टॉपिक के, और वहां से आपको सीधे प्रश्न एग्जाम में मिल सके। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में होने वाला टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम या नवोदय विद्यालय का या केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी, पीजीटी या हायर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह क्लास आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी देने वालों के लिए रामबाण साबित होगा। रामबाण पूर्वावलोकन कक्षा है, तो ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग इसे जरूर देखिए और वीडियो पूरा देखिएगा, सारे प्रश्नों को देखिएगा, 2-3 बार देख करके दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, जिससे आप कहीं पर भी हैं तो रास्ते में भी चल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, साथ के साथ मैं कहूंगा कि चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में या घर में भी कोई तैयारी कर रहा है तो शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की विषय की यह कक्षा आपकी शुरू करते हैं। इस कक्षा में ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर बात किया जाए तो अगर हम बात करें तो प्रश्न है, और प्रश्न के साथ आपको विकल्प के रूप में आंसर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं या लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक आपके ऑप्शन है मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं आपके मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। तो ध्यान रखना है, मोतीलाल मेनारिया इस पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे दिया भी है कि किस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह ध्यान रखेंगे कि किस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, आप देख। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया। ये आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेन ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने, मिश्र बंधु ने। तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा था पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने। किसने कहा था? पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगर अगले प्रश्न पर जाते हैं,
इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? किस कौन सा साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करा के उसे प्रकाशित किया था? आपका ऑप्शन है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, a history of हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो याद रखिएगा किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो अनुवाद प्रकाशित किया था वो था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कह सकते हैं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह पुस्तक थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लगातार रिपीट करता है, तो ध्यान रखिएगा किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद कराया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसे उन्होंने नाम दिया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। क्या नाम दिया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर बात किया जाए तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आपके अन्य ऑप्शन जो है गलत है, कोविंद रत्नमाला, विश्वकोश, धर्मशास्त्र का विकास। तो याद रखना हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था, लिखा गया था रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। वास्तविक रूप में इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रमिक श्रृंखला के रूप में सहित आपके सन के साथ और काल समय के साथ लेखकों का विचार विमर्श हुआ है। इसके बाद अगर बात किया जाए, अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय, आपके ऑप्शन है 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1500 से 1750, 1600 से 1850। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय 1700 से 1900 विक्रमी माना है। क्या माना है? 1700 से 1900 विक्रमी। तो याद रखेंगे 1700 से 1900 विक्रमी इन्होंने रीति काल का समय माना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो आपको याद रखना है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, इन्होंने बल्कि संकलन किया है। इनकी जो पुस्तक है वो संकलन पुस्तक है, अलग अलग राइटर्स के द्वारा जो चीजें लिखी गई उसे संकलित किया है इन्होंने, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी लिखा, जय प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। तो ध्यान रखेंगे आपका जबकि बोलचाल में हम कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, कर लीजिए, तो इतिहास नहीं है बल्कि संकलित पुस्तक है। आपका अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था? तो अगर बात किया जाए तो लगभग 4500 कवियों का विवरण दिया था मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने लगभग 4500, जिसे 5000 कहा जाता है, 5000 कवियों का विवरण दिया था मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में। बाकी आपके ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्यसन, ये गलत है। तो मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का विवरण अपने इतिहास ग्रंथ में दिया। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में काल के नामकरण का आधार जो है, अगर बात किया जाए तो युग की प्रवृत्ति है। क्या है? युग की प्रवृत्ति। उस युग में क्या चीजें ज्यादा प्रभावी थी, इसी को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग की प्रवृत्ति रही है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है?
तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है वो विधेयवादी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विधेयवादी पद्धति ही इतिहास की सबसे विकसित पद्धति के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, इवन आपके रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी को अपनाया है, विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले जो विद्वान है वो है राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन है, ये आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दूधनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र, रामविलास शर्मा, में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस जीआईसी में आया था, जीआईसी का प्रश्न है 2017 का। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक की अगर बात किया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो प्रमुख इतिहासकार रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल जी ने ही अपने गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो ये करने वाले आपके ना बच्चन सिंह है, ना शिव सिंह सेंगर, ना राम शंकर शुक्ल रसाल, बल्कि रामचंद्र शुक्ल है। तो ये करने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को कई खंडों में विभक्त करके उसका विवेचन किया है, उसको समझाने का प्रयास किया है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं राम शंकर शुक्ल रसाल। कौन है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को, याद रखिएगा, कला काल किसने नाम दिया है? तो उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले हैं राम शंकर शुक्ल रसाल। कौन है? राम शंकर शुक्ल रसाल है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित करते हुए दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। एक तरफ है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर बात किया जाए इसमें तो गोरखनाथ और उनका युग, ये अगर पुस्तक की बात करें तो एक तरीके से ये धर्मवीर भारती से संबंधित हो गया। नाथ संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़थवाल से संबंधित हो गया। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, तो निर्गुण पर चर्चा करने वाले खास करके कबीर के बहुत प्रेमी रहने वाले आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो जब निर्गुण की बात आए तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा दीजिए, क्योंकि कबीर को इन्होंने ही स्थापित किया था। कबीर को एक तरीके से उनका स्थान दिलाने वाले यही प्रमुख हैं। सिद्ध साहित्य की अगर बात किया जाए तो रांगे राघव आ जाएंगे आपके इसमें। तो इस प्रकार से अगर मैच कराते हैं हम तो पहला ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 आ जाएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आया था, जीडीसी यूपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न था। एक बार और देख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे।
गोरखनाथ और उनका युग, धर्मवीर भारती, नाथ संप्रदाय, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सिद्ध साहित्य की बात आएगी तो रांगे राघव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम देने वाले थे डॉक्टर मोहन अवस्थी। कौन थे? हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? तो आधार काल नाम देने वाले थे डॉक्टर मोहन अवस्थी, याद रखिएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? डैश 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 को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अगर बात किया जाए तो ये सारी बातें रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास के लिए कही थी। किसके लिए? केशव के लिए कही थी, क्योंकि केशव ने एक तरीके से अपनी रचना कुशलता को दिखाया था, अपनी संस्कृत विद्वता को दिखाया था अपनी रचनाओं में, अपनी हनक को या विद्वता की हनक को दिखाना चाहते थे। उसी को लेकर के इन्होंने कहा था कि उनके अंदर वो सहृदयता नहीं दिखती है, बल्कि केवल विद्वता झलकती है। शब्दों की विद्वता है, अलंकारों की विद्वता है, अन्य सारी चीजों की विद्वता है, लेकिन है कि उनके अंदर वो भावुकता, वो सहृदयता जो एक कवि में होनी चाहिए वो नहीं दिखती। ठीक है। वो अपने छंद अलंकार इन सारी चीजों से चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें केशव दास के लिए ही कही गई थी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन है, याद रखेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। आपके अन्य विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा उन्होंने, अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात, अगर बात किया जाए, आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्ताशी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत या सूत्रपात करने वाले हैं गारसा दत्ताशी। कौन है? गारसा दत्ताशी। ठीक है। इन्होंने ही द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखा, तो शायद गारसा दत्ताशी को ही यह एक तरीके से कहा जाए श्रेय जाता है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु विनोद के जो लेखक हैं वो है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी अगर बात किया जाए तो तीन लोग थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। गणेश श्याम सुख, बस याद रखिएगा। मिश्र बंधु का मतलब हो गया गणेश श्याम सुख। ठीक है। गणेश श्याम सुखदेव, सुख, गणेश श्याम सुख। तो अगर गणेश श्याम सुख याद रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा है मिश्र बंधु विनोद के लेखक, तो याद रखना है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश श्याम सुख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान की अगर बात किया जाए तो ये है मिश्र बंधु। इन्होंने ही उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें अलंकारों का काफी ज्यादा प्रयोग हुआ, काफी रचनाशीलता दिखती है, तो मिश्र बंधुओं ने ही उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी। बाकी रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नागेंद्र, ये क्या है? ऑप्शन आपके गलत है।
आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से कौन मानता है? आपके राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। ये राजस्थान के शिक्षा विभाग में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को किन नामों से संबोधित किया है? तो इन्होंने संधि काल एवं चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल के नाम से पुकारा है। तो आपका डी ऑप्शन सही है इसमें। प्रारंभिक काल, संधि काल, आदिकाल, वीर काल, सिद्ध सामंत काल, ये सारी चीजें गलत हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल के नाम से पुकारा है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा? उत्तर मध्य काल को, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल कहने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा दी। क्या संज्ञा दिया? रीति काल की संज्ञा दी। आपका अगला प्रश्न है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्ण क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला। तो इनमें है वर्ण क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या है? इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। तो याद रखना कौन सा ग्रंथ है? इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि इतिहास का पुनर्लेखन हो लेकिन उसमें स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जाए। ठीक है, ये गणपति चंद्र गुप्त जी का ही कथन था कि इन्होंने कहा स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि रखते हुए ही हिंदी साहित्य का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। आज की आपके क्लास का अंतिम प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? तो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, दूसरा है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, तीसरा है परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, चौथा है आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो इसमें होगा युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, क्योंकि नामकरण का आधार उन्होंने युग की प्रवृत्तियों को ही माना है
तो ये सबसे बड़ी बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रहा जो हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। ये आपके हिंदी साहित्य इतिहास की प्रथम कक्षा है। इसकी अगली कड़ी आपको कल मिलेगी, यानी 30 के बाद के अगले प्रश्न, अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो कल मिलेगी। रोजाना आपको 25 से 30 प्रश्नों का एक वीडियो लगातार प्रोवाइड होगा। तो आप अगर उत्तर प्रदेश में होने वाला टीजीटी, पीजीटी या हायर का एग्जाम देने वाले हैं, या आने वाले हिंदी का आप नेट देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप कहीं का भी केवीएस का, एनवीएस का, डीएसएसबी का या अन्य किसी भी राज्य का हिंदी से टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो यह एकदम महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी लोग इस क्लास को निश्चित रूप से देखिएगा, साथ में मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िए और जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर करिए। तो मैं सुधाकर सिंह आज हिंदी की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।